नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो का जो शीर्षक रहने वाला है वह है संधि, और संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या है, वहाँ से मतलब कैसे प्रश्न बनते हैं, ये तो अलग विषय है। लेकिन इस प्रकार से यदि आप समझे रहेंगे कि किस संधि को किस अवस्था में किस संधि को क्या कहते हैं, तो वहाँ से यदि किसी प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि एज इट इज उदाहरण नहीं देता है। और उन जो कभी कभार प्रायः यही होता है कि जो पुस्तकों में जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि जो पुस्तक है उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं अत्यधिक वही प्रश्न पूछ लेता है, वही उदाहरण दे करके। लेकिन कई बार ये भी होता है कि किसी अन्य जगहों के कुछ पंक्ति दे करके यहाँ से कुछ क्या संधि है या क्या है वो पूछ लेता है। तो इन शॉर्ट ये है कि यदि आप किस संधि को क्या कैसे कहते हैं, उसको वो क्या है, यदि आप ये अच्छे से समझे रहेंगे तो वहाँ से किसी भी प्रकार का यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, जो आज हमारा टॉपिक है संधि। तो पहले तो ये देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्यतया संधि है क्या ये जानते हैं। तो सामान्यतया संधि हम कहते हैं जोड़ को। आप व्यवहारिक भाषा में भी, व्यवहारिक जगत में भी कि आप सुनते हो कि चलो संधि कर लेते हैं, छोड़ो क्यों ऐसा दो रिश्तों के बीच में खटास करना है, भाई संधि कर लो आपस में। लेकिन भाई संधि होता है तो गांठ तो पड़ ही जाता है। तो एक तरह से गांठ पड़ेगा तो दो लोग जुड़ेंगे तभी संधि होगी। ठीक है, तो संधि तो सामान्य अर्थ इसका जोड़ है, लेकिन और क्या इसके बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि वर्णयोः सन्निहित योर योगः संधि। वर्णयोः मतलब वर्णों के अत्यंत दो वर्ण हों और वह दोनों वर्ण अत्यंत सन्निकट हों, उन दोनों वर्णों के बीच में कोई व्यवधान न हो। ठीक है, मतलब आधे मात्रा काल, मतलब आधे मात्रा का भी व्यवधान ना हो, आधे मात्रा से भी कम व्यवधान, एक तरह से व्यवधान हो ही मत। तो दो वर्णों के मध्य में, ठीक है, या दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी है। ठीक है, क्या है, एक रस्सी है, एक ये रस्सी है और एक ये रस्सी है। तो पहले रस्सी का अंतिम भाग और दूसरे रस्सी का शुरुआत का भाग, ये दोनों मतलब दोनों वर्ण, एक ये वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, इन दोनों वर्णों के मिलने से जो एक अलग वर्ण का की निष्पत्ति हो रही है, एक अलग परिवर्तन हो रहा है, तो इसी का नाम क्या है, संधि है। ठीक है, तो ये सामान्य संधि किसे कहते हैं, ये है। और जो संधि होती है वो टोटल 5 होती है, स पंचधा। कितनी होती हैं, 5 संधियां होती हैं। कौन कौन, तो एक अच संधि होता है, अच संधि, हल संधि, प्रकृति भाव, विसर्ग संधि और स्वादि संधि, ये 5 संधियां होती हैं। ठीक है, इन संधियों में क्या क्या होता है, जब हम अलग अलग संधियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें विशेष जानेंगे। तो और देखिए आगे कह रहा है कि तत्र लोपागमादेशा क्वचित तो प्रकृतौ स्थितो, और वह संधियों का निर्माण होता किस प्रकार से है, संधि होती किस तरह से। तो संधि करने के लिए कहीं लोप हो जाता है या कहीं आगम हो जाता है या किसी चीज का आदेश हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि रिश्तों में कड़वाहट हो या कोई किसी बात को लेकर के गुस्सा गया हो, तो भाई किस बात को लेकर गुस्साया हो तुम, ये तो भाई इस बात का तुम लोप करो, भूल जाओ, ये इससे गुस्साया हो, इसको हटा दो नजरों के सामने से। जब दिखेगा ही नहीं भाई, जब वो दिखेगा ही नहीं तो ये दोनों फिर से क्या होंगे, आपस में संधि कर लेंगे, बातचीत आगे बढ़ जाएगी। या हो सकता है कई बार क्या होता है कि किसी के आगम से भाई वो नहीं आ रहे हैं इसलिए दोनों मान नहीं रहे हैं, भाई फलाने को बुला दो, ये भाई फलाने आ जाएंगे तो ये दोनों मान जाएंगे, दोनों आपस में संधि कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं लोप से कहीं आगम से, तो यहाँ वर्णों की बात हो रही है, तो किसी वर्णों के लोप से संधि हो जाती है, किसी वर्णों के आगम से संधि हो जाती है। आगम से कहीं कई बार क्या होता है कि क्वचित तो प्रकृतौ स्थित ही, कहीं पे जो प्रकृति है एज इट इज रह जाती है, जिस अवस्था में जो दोनों लोग थे, दोनों वर्ण थे, वो एज इट इज रह जाते हैं और आपस में मिलकर के कहते हैं कि भाई हम एकदम शुद्ध पर्सन हैं। मतलब कि व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन बताता है, तो शब्दों की शुद्धता बताता है कि अगर दो वर्ण आपस में मिल गए तो वो संधि मतलब कहलाएंगे। और कई बार क्या होता है कि
कोई शब्द लिखे रहते हैं, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। ठीक है, विशेष जब हम लोग प्रकृति भाव पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य संधि किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा जब हम प्रकरण को पढ़ेंगे तो और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो ये जो 5 संधियां होती हैं, इन 5 संधि में जो प्रथम संधि है अच संधि। अच संधि मतलब अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, कौन वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, जैसे अ ई उ रि ली ए ओ ऐ औ इत्यादि। तो 2 स्वरों के मध्य में जो संधि होती है, 2 स्वरों के मध्य में जो संधि होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। और उस अच संधि के अंतर्गत यण आता है, अयादि, गुण, वृद्धि, पररूप, दीर्घ, पूर्वरूप। ठीक है, और ये जो अलग से प्रकृति भाव संधि कह रहे हैं ना, तो प्रकृति भाव संधि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आचार्यों ने इसको अलग से भी प्रकरण माना है, इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इसको एक अलग प्रकरण के नाम से इसका विवेचन किया गया है, लेकिन लघु सिद्धांत में तो अच संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव दे दिया गया है। खैर, बस ये जानिए कि संधियां इतनी होती हैं। अब ये जितने नाम है, पारिभाषिक नाम है, सब वो मतलब संधियों के नाम है। और ये वृद्धि, गुण, ये वाले गुण नहीं कि आप में कैसे गुण हैं, आप किस गुण के इंसान है, ये वाला नहीं, ये संधियों की अपने व्याकरण दृष्टि में पारिभाषिक नाम है। ठीक है, तो ये संधियां हैं, कितनी संधियां हैं, आज संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक संधियों को देखते हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो जो पहला संधि है आपका वो यण संधि है। कौन संधि है, यण संधि। तो यण संधि कहते किसे हैं, उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यण संधि करने वाला जो प्रथम विधायक सूत्र है, जो विधान करता है कि यण संधि कैसे होता है। बाकी देखिए, आप रहने के लिए तो कहीं रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक आपका स्थायी घर होगा ना, कि भाई वहां से आप चलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जाकर के अन्य दूर दराज इलाकों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो वो आपका टेम्परेरी घर है, ठीक है, जब तक रह रहे हैं तब तक हैं। लेकिन आपका मेन घर कहाँ कहा जाएगा, जो आपके ग्रामीण में, जहां आपका परमानेंट घर होगा। तो उसी प्रकार से यदि यण संधि का जो परमानेंट घर है वो इको यणची है। इको यणची ही यण करने वाला मेन विधायक सूत्र है। ऐसा नहीं है कि केवल इको यणची सूत्र ही यण करता है, ये विधायक, लेकिन अन्य सूत्र भी हैं, लेकिन वो किसी कंडीशन विशेष में करते हैं। कि भाई जैसे आप बाहर पढ़ने गए हैं, तो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए घर पे बहुत बड़े बड़े कमरों में रहते थे, लेकिन यहाँ पे भाई छोटे से कमरे में यदि आप जीवन गुजारा कर ले रहे हैं, तो कंडीशन बेस पर होता है कि ऐसी स्थिति होगी तो भी वहाँ यण हो जाएगा। लेकिन भाई घर क्या है कि एकदम फैल के, तो एक अवस्था जो सामान्य कहने का बात यह है, मतलब यह है कि विधान करने वाला, यण कार्य का विधान करने वाला जो सूत्र है वो इको यणची ही है। ठीक है, मेन सूत्र इको यणची है। क्या कहता है, कहता है कि इक के स्थान पे, इक क्या हुआ, इक प्रत्याहार में घटित आने वाले ई है, उ है, री है, लरी है। ठीक है, ये इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। तो इक के स्थान पर क्या होता है, इक के स्थान पर यण प्रत्याहार से संबंधित वर्ण होते हैं। य, व, र, ल, ये यण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। तो सूत्र कहता है कि इक के स्थान पे यण होता है, अच के परे रहते। क्या परे रहते, अच के परे रहते। तो अच मतलब अच प्रत्याहार, अ, ई, ठीक है, उ, री, लरी, ए, ओ, ठीक है, और ऐ और औ, ये अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। तो अब कंडीशन समझिए कि इक के स्थान पे, मतलब इस इक के स्थान पे यह आदेश होता है। ठीक है, यदि इन वर्णों में से कोई वर्ण यदि इक प्रत्याहार के बाद यदि होगा, तो इन चारों में से कोई एक आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है आपका सुधी उपास्य। क्या है, सुधी धन उपास्य। ठीक है, एक एक उदाहरण देखते चलेंगे, हमको समझते चलना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस चीजें स्पष्ट हो इस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तब देखिए सुधी धन उपास्य सूत्र क्या क्या कि इक के स्थान पे, तो सबसे पहले इक देखिए किधर है, तो सु में उ है, क्या है, इक है। धी में ई क्या है, इक है। उपास्य में उ क्या है, इक है। ठीक है, तो इक के स्थान पे यण होता है, तो यण तो होगा। ठीक है, किस अवस्था के बाद, तो कह रहा कि अच पर में हो और संहिता का विषय हो। एक चीज और नोट कीजिएगा, संहिता, संहिता क्या है कि परः सन्निकर्षः संहिता एक सूत्र है जो संहिता संज्ञा करता है। कहता है कि वर्णों के अत्यंत सन्निकटतम अवस्था को क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं। तो मतलब दो वर्ण अत्यंत समीप में हो, मतलब उन दो वर्णों के बीच में किसी अन्य का व्यवधान न हो। ज्यादा डीप बस इतना जानिए संहिता के विषय में कि
वर्ण अत्यंत समीप में हो तो उसकी संहिता संज्ञा होती है, और उसी संहिता को ही संधि कहते हैं, क्योंकि संधि वही होगी जहां पे संहिता संज्ञा हुई होगी। ये नहीं कि एक अयोध्या हो, एक बनारस हो और बीच में इतने सारे शहर हो तो वहां पे संधि नहीं होगी। एकदम दो शहर आप मतलब दो वर्ण एकदम पास में हो, ठीक है, उन दो वर्णों के बीच में किसी का व्यवधान न हो, उसकी संहिता संज्ञा होती है और वहीं पे संधि भी होती है। इसीलिए यह सूत्र कह रहा है कि इक के स्थान पे यड़ होगा अच के पर रहते संहिता के विषय में। तो संहिता का विषय अब देखिए बताते हैं कैसे। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि इक के स्थान पे यड़ होता है, अच के परे रहते। अच क्या है? प्रत्याहार है। तो अब देखिए किस इक के बाद अच प्रत्याहार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको अभी क्या मिला? 3 इक मिला, उ, ई और उ, ई और उ, फिर से, ठीक है। अब देखिए इस उ के बाद क्या है? अच नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में ध मिल जा रहा है, तो इसलिए इसको तो होगा नहीं। धकारोत्तरवर्ती जो इकार है और इसके बाद जो उपास्य का उ है, तो ये दोनों जो हैं इस इक के बाद अच मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के मध्य क्या होगा? यण कार्य होगा। लेकिन अब देखिए इक प्रत्याहार में ई भी आता है और उ भी आता है, दोनों आते हैं। अब होगा किसको? ये प्रश्न उठता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को दूर करने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक परिभाषा सूत्र आता है, ठीक है। और देखिए संहिता का भी विषय है। संहिता का विषय क्या है कि दो वर्ण अत्यंत सन्निकट हैं, ई और उ तुरंत आपस एकदम पास में ही है और दो वर्णों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं है, ठीक है। तो संहिता का विषय भी है, इक भी मिल गया, इक के बाद अच भी मिल गया, ठीक है, कंडीशन एकदम क्लियर है। या इसके बाद स्थिति ये पैदा हो जा रही है कि किस इक के स्थान पे हो उ भी आता है और ई भी आता है। तो इस शंका को दूर करने के लिए एक सूत्र है, परिभाषा सूत्र, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है। परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? कहते हैं कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। जहां पे अनियम हो जाए उसको नियम करने जो सूत्र आता है उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। यहाँ पे अनियम क्या हुआ है? तो अनियम यहाँ पे यह हुआ है कि एक ही इक के स्थान पे न होगा, लेकिन अभी कंडीशन है कि भाई किस इक के स्थान पे हो, तो उसके लिए सूत्र आया कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, कहता है कि सप्तमी को निर्देशित करके। तो सप्तमी पे यहाँ क्या है? इको एणचि में अचि, जो अचि है यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है। तो इसी को निर्देश करके विद्यमान कार्य जो हो रहा है वो वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व को होना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि इक के स्थान पे यण होता है, अच के पर रहते, तो अच होगा तभी इक होगा, यानी कि अच को मान करके ही यण कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसी को विधान करके कार्य क्या हो रहा है? यण। तो वह कहाँ होगा? तो वर्णों के अव्यवहित पूर्व को होना चाहिए। तो इन दो वर्णों के बीच में कोई वर्ण का व्यवधान नहीं है, ठीक है। तो जो जहां पे दो वर्णों का व्यवधान, दो वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं है, तो उसमें पूर्व को होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूर्व वाला कौन है? ई है। तो ये जो तस्मिन् निर्दिष्टे सूत्र है यह बता दिया कि इस दो में से ई के स्थान पे क्या होगा? यण होगा, ठीक है। तो अब यण में कितने आते हैं? तो आपके 4 वर्ण आते हैं। तो एक व्यक्ति का शादी आप 4 से तो करेंगे नहीं, किसी एक से ही करेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें से इसके योग्य कौन ऐसी नायिका हैं जो इसके साथ फिट बैठती हैं? तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए सूत्र आता है आपका स्थाने अंतरतमः। क्या आता है? स्थाने अंतरतमः। ये कहता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंगे मतलब कि जहां पे एक के स्थान पे अत्यधिक आदेश हो रहे हो वहां पे सदृशतम आदेश देखा जाता है। सदृशतम मतलब इसके जो समीप हो, बिल्कुल समीप हो, मतलब इसके गुण से गुण उसका खा रहा हो, मतलब दोनों के जो बात व्यवहार हैं, विचार हैं, आपस में मिल रहे हो। तो यहाँ पे किस कंडीशन में देखा जाएगा? तो स्थान देखा जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ई का स्थान क्या है कि इचु यसानाम तालु। क्या है? इचु यसानाम तालु। और इचु यसानाम तालु, ई का स्थान क्या है? ई तालु। और इनमें से किसका स्थान तालु है? तो इचु यसानाम, इकार का, चवर का और यकार का क्या होता है? स्थान तालु होता है, ठीक है। तो इसमें से य का भी स्थान क्या है? तालु है, ठीक है। तो यानी जिस भाव में ई बैठा हुआ है उसी भाव में यहाँ पे य बैठा हुआ है, यानी दोनों की कुंडली एकदम सेम मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की कुंडली बराबर है और बाकी जो वर्ण हैं इनकी स्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि जहां से
ई का उच्चारण किया जाता है जिस स्थान से, उसी स्थान से य का भी उच्चारण किया जाता है। इसीलिए ई के स्थान पे जो सबसे सदृशतम वर्ण होगा वो य होगा। इसीलिए अब ये क्लियर हो गया कि कहीं भी अगर ई के स्थान पे यड़ होगा तो ई के स्थान पे यड़ क्या होगा, य होगा। क्या होगा, य होगा। ठीक है, तो ई के स्थान पे यड़ क्या होगा, य। तो जब ई के स्थान पे यड़ य हो जाएगा तो यहाँ पे स्थिति आपकी बन जाएगी सु ध का ई चला गया, ध हो जाएगा हलंत, और चूंकि इसके स्थान पे ई के स्थान पे क्या हुआ है, यड़ य, तो सु ध य धन उपास्य। ठीक है, ये आपकी स्थिति। तो इस अवस्था में यड़ होता है, यड़ संधि होती है। यहाँ हमको संधि पढ़ना है, आगे विशेष नहीं जाना है। अलग बात है कि अनच जो सूत्र है वह कहता है कि अच से परे यर हो तो द्वित्व होता है, बाद में यर न हो तो। अच क्या है, सकारोत्तरवर्ती उकार अच है, यर प्रत्याहार में ध आता है, और कहता है कि अच से परे यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसको द्वित्व होगा। मतलब इस किसको, ध को द्वित्व होगा, लेकिन उस यर के बाद पुनः अच नहीं हो, तो इस ध के बाद पुनः अच नहीं है, इसीलिए इस ध को होगा। ये भी यर भी, य भी ध में यर में आता है, लेकिन इस यर के बाद अच प्रत्याहार से संबंधित वर्ण है, इसीलिए य को द्वित्व नहीं होगा। द्वित्व किसको होगा, इसको होगा, ध को। तो सु ध ध या उपास्य होगा। फिर झलाम जस जसी से क्या हो जाएगा, द्वित्व मतलब जस्त्व इत्यादि होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्धि उपास्य रूप बन जाता है। बनता क्या है, शुद्धि उपास्य। ठीक है, तो यहाँ आपको बस ये जानना है कि यण संधि कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि यण संधि कैसे होती है, उसी घटते मतलब कैसे घटते हैं। झलाम जस जसी ये जस्त्व करता है, किस अवस्था में जस्त्व करता है, तो देखिए वो भी एक बार क्लियर कर देते हैं। तो वो जस्त्व करता है आपका ऐसे, देखिए जो स्थिति है आपकी यण करने के बाद और द्वित्व करने के बाद, स्थिति क्या है, सु ध ध य। ठीक है, धन उपास्य। झलाम जस जसी जस्त्व करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि झल को जस होता है झस के परे रहते। झल में कौन वर्ण आते हैं, तो झभाएं, घटदस, जब घटदस, ख फ छठ तो ये सब वर्ण आते हैं, उसको जस होता है। तो जस में कौन वर्ण आते हैं, तो जस में आते हैं आपके, जस में वर्ण आते हैं जो 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों के जो तृतीय वर्ण है वह जस प्रत्याहार में आता है। जैसे ज, ब, ग, ड और द। ठीक है, देखिए चवर्ग का, पवर्ग का, कवर्ग का, ठीक है, टवर्ग का और तवर्ग का, इन 5 वर्गों का तृतीय वर्ण जो होता है वो जस मतलब जस में आता है। तो ये कंडीशन है कि जहां भी यदि किसी भी वर्ग का यदि तीसरा वर्ण दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे जस संधि हुई है। ठीक है, तो झल को जस होता है झस के परे रहते। अब देखिए झल कौन है, तो ये भी झल में आता है और ये भी झल में आता है। ठीक है, तो जब झल में ये भी आता है और ये भी आता है तो इसी में से किसी एक को, इन 5 वर्णों में से कोई एक इनके स्थान पे क्या हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस झल प्रत्याहार से संबंधित जो वर्ण है, इस वर्ण के बाद झस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण होना चाहिए। पर मतलब बाद में। देखिए पूर्व और पर क्या होता है, संबंध, शब्दों के संबंध में ये कहते हैं कि देखिए पहले शब्द के आदि में जो होता है, जो हमारे ये 2 शब्द है, ठीक है, तो इस शब्द का जो आदि वर्ण होगा इसको पूर्व कहेंगे, और इसका जो देखिए शब्दों के संबंध में पहले का वर्ण पूर्व कहलाता है और दूसरे का वर्ण पर कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूर्व हुआ, ये पर हुआ, तो किसके बाद जस होना चाहिए, तो किसके बाद जस होना चाहिए, झल के बाद। तो झल क्या है, ध, और झस प्रत्याहार में क्या आता है, ध भी आता है। ठीक है, तो इस झल के बाद झस मिल जा रहा है, लेकिन इस झल के बाद झस नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको जस्त्व नहीं होगा, इसको जस्त होगा। क्यों, क्योंकि इस झल के बाद झस प्रत्याहार में आने वाला ध मिल जा रहा है, इसीलिए इसको, इस ध को हटा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, यहाँ आपका बैठ जाएगा द। क्या हो जाएगा, द।
सु द ध य उपास्य मिल जाएगा तो शुद्धि उपास्य बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या देख लिए कि यण संधि कैसे होती है, ठीक है, और यण संधि के अंतर्गत द्वित्व कैसे होता है, ठीक है, द्वित्व के बाद जस्त्व कैसे होता है, तो ये आप देख लिए। तो यण संधि से संबंधित जो कार्य थे इसको आप अच्छे से देख लिए। यदि हम आगे चलते रहेंगे, यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछेंगे, आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो संधि थी वो कौन संधि थी? यण संधि। अब अगला जो अच संधि है, अच संधि के अंतर्गत आने वाला जो संधि है वो कौन संधि है? आपका अयादि संधि। कौन संधि? अयादि संधि। अब अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन है? तो एचो यवा आवह, ठीक है, एचो यवा यावह। यह सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार, ठीक है, एच प्रत्याहार मतलब एच प्रत्याहार मतलब होता है कि ए ओ, ठीक है, ऐ और औ। इस एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के स्थान पे क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश होता है। कब? इस एच के बाद अच प्रत्याहार से संबंधित वर्ण पर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार से संबंधित कोई वर्ण पर में है तो इनमें चार में से आदेश होता है, ठीक है। तो अब देखिए, हरे है मतलब हरि के लिए, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हरे धन ए होगा। क्या होगा? हरे धन ए। सूत्र क्या कहता है? एचो या वायावह कि एच को, तो एच क्या है? हरे में जो रे में ए है यह क्या है? एच है। और इस एच प्रत्याहार से परे यदि अच है, पर मतलब बाद में, अच प्रत्याहार में वर्ण कौन आते हैं? अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। तो इस ए के बाद क्या पर में है? तो आपका ए है। तो इस एच से परे अच मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस एच के स्थान में क्या हो जाएगा? तो जिसके ए को ऐ, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश होता है। तो चूंकि ए है तो ए को क्या आदेश होगा? अय आदेश होगा। और ध्यान रखिए, इसमें एक नियम और है कि जो सम संबंधी विधि यथा संख्यमुदेशः समानाम, जितने वो हैं, क्या मतलब देखिए, बस यहाँ आप उसमें छोड़िए, बस ये जानिए कि ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश होता है। कब? जब एच प्रत्याहार से परे अच प्रत्याहार होगा तब। तो एच प्रत्याहार से परे अच मिल जा रहा है तो इस ए को क्या आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो जब अय आदेश हो जाएगा, ठीक है, जब अय आदेश करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, आपको यहाँ देखिए, एच जब अय आदेश होगा तो हर होगा, चूंकि रे में से ए गया तो र अलंत हो जाएगा, प्लस क्या होगा? अय आदेश हुआ है और आगे ए था ही, अब मिला दीजिए, र हलंत था तो अ मिला देंगे तो र पूरा हो जाएगा, यह भी हलंत है तो ये मिला दीजिए तो ए हो जाएगा इक्वल टू हर ए, ठीक है। इसी प्रकार से विष्णु में विष्णुधन ए है तो ओ किस में आता है? एच में आता है। इस एच के बाद क्या पर में है? अच पर में है। तो अच पर में होने के कारण ओ को क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। तो जब अव आदेश हो जाएगा तो विष्णु, ठीक है, विष्णु अव ए, ठीक है, तो विष्णवे बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऐ का आदेश देखिए, नायकः, नई धन अकः, एच क्या है? न में ए, क्या है? न में ऐ और आगे अच क्या है? अकह का अ, ठीक है। तो इसलिए आई को क्या आदेश हो जाएगा? आय। जब आय आदेश होगा तो न, ठीक है, आय धन अकह, ठीक, क्या हो जाएगा? नायकः हो जाएगा, मिला देंगे तो, ठीक है। इसके बाद पावकः, पौ धन अकह, पौ में औ क्या है? एच प्रत्याहार में आता है, अकह का अ क्या है? अच में आता है, इसलिए औ को क्या कर देंगे? आव आदेश कर देंगे तो पावकः आपका बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अयादि संधि है। एक और भी पूछ लेता है, क्योंकि देखिए, एक सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। क्या है? वांतो ई प्रत्यय कहता है यदि यकार आदि में हो, ठीक है, यकार आदि में हो, आदि मध्य और अंत, देखिए यही होता है, पहले को आदि कहते हैं, बीच वाले को मध्य कहते हैं और अंत वाले को तो अंत कहते ही हैं, ठीक है। तो कह रहा है वांतो ई प्रत्यय सूत्र है, यह कहता है कि यदि यकार आदि में हो ऐसा प्रत्यय यदि पर में होगा, ठीक है, ऐसा क्या होगा? होगा पर में, तो वहां भी ओ को अ और ऐ को आय आदेश हो जाता है, ठीक है।
देखिए, तो इसका उदाहरण है गव्यम। तो इसको विच्छेद करते हैं गोधन यम। क्या करते हैं? गोधन यम। इसलिए इसको बता दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई एच से अच होगा तो वहां तो ये आदेश हो ही जाएंगे, लेकिन जहां पे एच से अच नहीं है फिर भी अव आदेश हो रहा है तो इसका मतलब कुछ विशेष है। तो विशेष सूत्र है क्या? वांतो ही प्रत्यय। तो इस कहता है कि यकार आदि में हो ऐसा कोई प्रत्यय पर में हो। तो जो यम है, यम जो है यत प्रत्यय होता है गो शब्द से। तो यत प्रत्यय से वो अलग बात है कि फिर से यम इत्यादि बन जाता है। तो छोड़िए, यकार आदि में है, ठीक है, ऐसा प्रत्यय पर में है, बिल्कुल है। तो जो गो में ओ है, मतलब जो एच है उसको अव आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस गो को, वो जो ओ है उसको अव आदेश करिए तो अव हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है? यम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? गो है। गो में ओ तो गया, जब गो में ओ गया तो ग लिखिए, ठीक। अ मिला दीजिए ग में, तो ग, ठीक है, वो आधा रहेगा क्योंकि आगे अस्त तो ही नहीं है, तो गव्यम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गव्यम बनता है। तो ध्यान रखिए, प्रक्रिया सब वही है, लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है वो होता है अव आदेश होता है, वांतो ही प्रत्यय से होता है, ठीक है। एक है आपका गव्योति, ठीक है। इस यहाँ पे जो अव आदेश होता है वो आपका एक वार्तिक है अध्व परिमाणे च। मतलब ये भी वही कहता है कि यदि गो से परे, यदि यकार आदि में ऐसा मतलब प्रत्यय पर में हो तो क्या होता है? ओ को अव आदेश होता है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए परिमाण, मतलब मार्ग अर्थ में, ठीक है, मतलब गमन अर्थ में होना चाहिए। देखिए, ये जो गव्यम है, यह इसका अर्थ वेद के अर्थ में, मतलब इसका वैदिक जो अर्थ है गाय है, लेकिन यदि उसका लौकिक अर्थ करें, मतलब जहां पे गो का अर्थ गाय होगा वहां पे जो प्रत्यय, मतलब ओ को अव आदेश करने वाला सूत्र होगा वो वांतो ही प्रत्यय होगा। लेकिन जहां पे गव्योति मार्ग का वाचक हो, मार्ग के अर्थ को बता रहा हो, तो वहां पे ओ को अव आदेश इस अध्व परिमाणे च वार्तिक से हो जाता है। तो गोधन युति रहता है, ठीक है, और गोधन युति में ओ को अव आदेश इससे होकर के गव्योति आपका क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अयादि संधि आपको क्या होगा? स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्ट ना हुआ हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर देखेंगे भाई क्यों स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगला संधि है आपका गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। तो गुण संधि करने से पहले मतलब गुण संधि जब होता है तो कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण वहां आकर के परिवर्तन होकर बैठते हैं, तो देखिए उसको बता देते हैं। अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, ठीक है। अत मतलब ह्रस्व आकार, ठीक है। एंग मतलब एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अर्थात कि गुण होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक वर्ण उन दो वर्णों के स्थान पे होंगे, ठीक है। तो इनकी तो गुण संज्ञा होती है। क्या होता है? गुण संज्ञा इनकी होती है। जब इनकी गुण संज्ञा होती है तो इसका मतलब जब गुण होगा तो यही गुण के स्थान पे आकर के बैठेंगे, ठीक। और गुण करने वाला सूत्र कौन है? तो वह है आद गुण। यह कहता है कि अवर्ण से परे अवर्णात अचि, अवर्ण से परे यदि अच होगा, अवर्ण से परे यदि अच होगा तो उस अवर्ण से परे यदि अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पे एक पर गुण एकादेश होता है। जैसे देखिए उपेंद्रा है, क्या है? उपेंद्रा है। तो उपेंद्रा देखिए, उपधन इंद्रा है, क्या है? उपधन इंद्रा। अब देखिए यहाँ पे कि पकारोत्तरवर्ती क्या है? अकार, जो अच में आता है। तो सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से परे अच हो तो पकारोत्तरवर्ती क्या है? अकार, आगे इंद्र का ई क्या है? अच है, ठीक है। तो अवर्ण से परे अच मिल गया, ठीक है। तो अच मिलने पे अ और ई, इन दोनों के स्थान पे अब गुण संज्ञक वर्ण कौन है? तो अ है, ई है, और अ है, ए है और ओ है। तो इन दो वर्णों के स्थान पे कोई एक एकादेश होगा। क्या होगा? एकादेश होगा। तो अब देखिए अ हुआ और प्लस ई हुआ, तो अ और ई के स्थान पे इन तीनों में से कौन हो? तो देखिए
अ का स्थान क्या है? कंठ। ई का स्थान क्या है? तालु। तब अ का स्थान कंठ है, और क्यों? क्योंकि अ और ई के स्थान पे इन तीनों में से कोई एक ही होगा ना भाई, तीनों तो होंगे नहीं। तो इन तीनों में से कौन हो? तो जहां भी एक के स्थान पर अधिक वर्ण होते हैं वहां पे तुरंत क्या कर दिया जाता है? स्थान मिला लिया जाता है। तो अ का स्थान कंठ है, ई का स्थान क्या है? तालु है। अकु विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशानाम तालु। ठीक है, तो अ का स्थान कंठ, ई का स्थान तालु। अब इनमें से देखा जाएगा किसका स्थान कंठ और तालु है। ठीक है, तो देखिए अ ए दैतो हो कंठ तालु, जो ए है मतलब ए और ऐ, इन दो का जो स्थान होता है कंठ और तालु दोनों होता है। क्या होता है? कंठ और तालु दोनों होता है। जब कंठ और तालु जब दोनों होता है तो चूंकि जो ए और ऐ में गुण संज्ञा किसकी होती है? ए की होती है, ऐ तो है नहीं, तो इसलिए इस अ और ई के स्थान पे एक एकादेश कौन होगा? ए होगा। तो यानी अ और ई के स्थान पे क्या गुण होगा? ए होगा। ठीक है, तो जब अ और ई के स्थान में मिला करके एक एकादेश ए हो जाएगा, तो अब देखिए स्थिति क्या रहेगी? स्थिति रहेगी कि प यहाँ पे हलंत हो जाएगा। ठीक है, ई चूंकि इसी ई के स्थान पे हुआ है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, तो अब मिला दीजिए प, चूंकि प हलंत है तो हलंत में ए मिला देंगे, क्या होगा? उपे हो जाएगा, उपे और उपेंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एकादेश होता है। ठीक है, पूर्व और पर के स्थान पे कोई एक एकादेश होता है। तो पूर्व में क्या था? अ था, पर में क्या था? ई था, इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया? ए आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये ए का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार होता है गंगोदकम, गंगाधन उदकम। क्या होता है? गंगाधन उदकम। ठीक है, गंगाधन उदकम। अवर्ण से परे अच क्या है? यहाँ अवर्ण क्या है? आ, आगे अच क्या है? उ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अवर्ण अवर्ण कह रहे हैं और यहाँ गंगा में आ रहा है, तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि अ जो होता है 18 प्रकार के होते हैं। मतलब अ आ जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, प्लुत जितने होते हैं सब 18 प्रकार के होता है। तो एक अ के ग्रहण से 18 प्रकार के अ का ग्रहण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ है तो भी इसको अ ही माना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपके मन में ये मत शंका आ जाए कि यहाँ भी अ कह रहे हैं तो 18 प्रकार नहीं होगा। गुण जब भी होगा अ ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस वर्ण के बाद यदि तपर ग्रहण हुआ रहता है तो उसके पीछे जैसा शब्द रहता है केवल उसी का ग्रहण रहता है। क्यों? क्योंकि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है कि अदेंग गुण, मतलब अत एंग। तो जो तपर ग्रहण किया गया है अ के बाद किया गया है, तो जो त ग्रहण किया गया है, त किसके पहले? ह्रस्व आकार के मतलब बाद है, तो केवल ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। ठीक है, तो किसी का कहीं पे मत मिला दीजिएगा। ठीक है, तो अवर्ण से परे अच मिल गया, तो आ है, इधर आ है और उ है, मतलब अ है उ है, तो अ और उ इन दो के स्थान पे कौन सा होगा? अ का स्थान क्या है? कंठ। उ का स्थान क्या है? ओष्ठ। तो ओ दौतो हो कंठोष्टम। ओ और औ का स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि औ जो है आपका गुण संज्ञा में नहीं आता है, तो इसलिए और उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक एकादेश ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? गंगा में आ को गोली मारिए, उ हटाइए, गंगोदकम बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो होता है क्या हुआ? आप एक उदाहरण देख लिए, आप ए का उदाहरण देख लिए, ठीक है, और ओ का उदाहरण देख। अब बचा आपका अ। एक सूत्र है उरण रपरः। कौन सूत्र है? उरण रपरः। अब देखिए उरण रपरः कहता है, देखिए जो री होता है ना, री, यह री की जो संख्या होती है 30 होती है। क्यों? री की संख्या 30, री इति त्रिंशतः। क्यों? क्योंकि री और री ये दोनों सवर्णी हैं, दोनों आपस में सवर्ण संज्ञा होती है दोनों की। तो री के जो भेद होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें री ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। ठीक है, तो सबके 6 भेद होते हैं तो 18 हो जाते हैं। और एक होता है आपका लरी। ठीक है, लरी की संख्या 12 होती है। क्यों? क्योंकि लरी जो है केवल ह्रस्व और प्लुत होता है, इसमें दीर्घ नहीं होता है। तो इसलिए अब चूंकि दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है तो 18 12 30। ठीक है, तो री को 30 संख्या मानी जाती है। ठीक है, री की कितनी संख्या मानी जाती है? 30 संख्या मानी जाती है। तो ये सूत्र कहता है कि
री इति तिंसतः संज्ञा इति उक्तम, करा कि इस री के स्थान पे, ठीक है, री के स्थान पे अण प्रत्याहार से संबंधित कोई भी वर्ण यदि वहां पे प्रवर्तित होता है तो वह रपर या लपर होकर के ही क्या होगा, प्रवर्तित होगा। जैसे यदि उदाहरण से देखिए स्पष्ट हो जाएगा। आपका उदाहरण है कृष्णधन रिद्धि। क्या है? कृष्णधन रिद्धि। अब देखिए कृष्ण में क्या है, अ है, आगे क्या है, अच है, तो अवर्ण से परे अच मिल गया, गुण होना चाहिए, बिल्कुल होगा। अब बताइए, चूंकि अब और अ का स्थान कंठ है, री का स्थान मूर्धा है, इन तीनों में से कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका ये का स्थान क्या होना चाहिए, कंठ हो और मूर्धा दोनों हो। चूंकि ए और ओ का तो उदाहरण मिल गया, बचा क्या, अ, तो इसलिए अ ही यहाँ पे आएगा। तो अब चूंकि अ और री के स्थान पे हो रहा है तो इसके स्थान पे जो भी अड़ से संबंधित जो वर्ण होते हैं या तो रपर होकर के आते हैं, मतलब जब इन दोनों के स्थान पे गुण संज्ञक अ आएगा, ठीक है, तो वह या तो र पर में होकर के आएगा या ल पर में होकर के आएगा। कैसे? री का स्थान क्या है, मूर्धा, र का स्थान क्या है, मूर्धा, तो अ के बाद चूंकि इस री के स्थान पे गुण हो रहा है तो इस सूत्र की सहायता से कहता है कि री के स्थान पे यदि कोई भी अण से संबंधित कोई वर्ण हो रहे हैं तो उसको क्या होगा, या तो वह रपर होकर के वहां पे उपस्थित होगा या लपर होकर के उपस्थित होगा। तो री जब री के स्थान पे हम अण से संबंधित कोई अण में आता है अ, जब री के स्थान पे करेंगे तो इस अ के बाद र साथ में होकर के ही आएगा। यदि हम री के स्थान पे करेंगे तो इस री के स्थान पे री का स्थान क्या है, दंत, और ल का स्थान क्या है, दंत, ठीक है। तो इस री के साथ इस री या री के स्थान पे यदि अण प्रत्याहार से संबंधित कोई भी वर्ण यदि हो रहा है तो वह या तो उसके साथ र होकर के वह उपस्थित होगा या उसके साथ ल होकर के उपस्थित होगा। तो चूंकि अ और री के स्थान पे अ गुण हो रहा है, क्या गुण हो रहा है, अ, क्यों? क्योंकि ए और ओ तो मिलता नहीं है और ये हो भी गया है, क्योंकि अ का स्थान कंठ है, री का स्थान मूर्धा है, इन दोनों में से इन तीनों में से ऐसा कोई है नहीं। चूंकि ए और ओ का हो गया है, अ बच रहा है अ, तो इसीलिए अ और री के स्थान पे एक एकादेश कौन होता है, आपका अ होता है, ठीक है। तो जब अ होगा तो चूंकि री के स्थान पे हो रहा है और अण है तो किसके क्या होकर के प्रवर्तित होगा, रपर या लपर। तो चूंकि री आ रहा है, री के स्थान पे हो रहा है तो रपर के साथ होगा, क्यों? क्योंकि री का स्थान क्या है, मूर्धा, र का स्थान क्या है, मूर्धा, तो अ के बाद र बैठेगा, ठीक है। तो जब अ के बाद र बैठेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ और री के स्थान पे और गुण होगा, क्या होगा, और गुण, तो कृष्णार्थी बन जाएगा। इसी प्रकार से तव धन ऋकार होगा, क्या होगा, तव धन ऋकार। तो यहाँ पे वकारोत्तरवर्ती आकार और ऋकार के स्थान पे जब गुण होगा तो अल होगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अ री के स्थान पे गुण होता है तो अर होता है, अल री के स्थान पे गुण होता है तो अल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कहता है कि री और री के स्थान पे यदि कोई अण प्रत्याहार से संबंधित वर्ण होते हैं तो वह रपर होकर के, अर्थात गुण जो वर्ण उसके स्थान पे आएंगे उस वर्ण के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ गुण हो रहा है, मतलब इसके स्थान पे अ आ रहा है, तो वह या तो उसके बाद र होकर के प्रवर्तित होगा या फिर ल होकर के प्रवर्तित होगा। जैसे आप उदाहरण में देखें कि कृष्णार्थी में अ री के स्थान पे जब अ गुण हो रहा था तो इसके बाद र होकर के प्रवर्तित हो रहा है, और यहाँ पे री के साथ जब गुण हो रहा है तो वह ल होकर के प्रवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गुण संधि है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं वृद्धि पे। वृद्धि संधि क्या है? तो वृद्धि संधि में देखिए, वृद्धि संधि है आप क्या, वृद्धि संधि कहाँ होती है, किसकी होती है, देख लीजिए। तो वृद्धि एक संधि है, वृद्धि एक संज्ञा है, ठीक है। तो वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी होती है, तो आ, ठीक है, और ऐ और औ,
इन तीन की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। मतलब जहां भी वृद्धि होगी उन वृद्धि के स्थान पे आ, ए, ऐ और औ इन तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण ही वहां आकर के क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। यहां से कैसे प्रश्न पूछते हैं, मान ली दे दे कि अ कैसा है, गुण संज्ञक है कि वृद्धि संज्ञक है। ध्यान रखिएगा ये गुण संज्ञक है। आ क्या है, आपका वृद्धि संज्ञक है। आई की क्या संज्ञा होती है, तो वृद्धि संज्ञा होती है। ए की क्या संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा होती है। या दे देगा कि किसकी कौन कौन से हैं जिसकी संज्ञा गुण होती है, कौन कौन से हैं जिसकी संज्ञा वृद्धि होती है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये तो संज्ञा है, बाकी होता कैसे है तो ये देखिए। तो वृद्धि रेचि ये विधान करने वाला सूत्र है और ये संज्ञा है। मतलब वृद्धि संज्ञा किसकी होती है और कैसे होती है तो बताया गया आपका वृद्धि रेचि। तो वृद्धि रेचि कहता है कि अवर्ण से परे यदि एच होगा, अवर्ण से परे यदि एच होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाएगा। जैसे देखिए कृष्णधन एकत्वम है, ठीक है, क्या है, कृष्णधन एकत्वम है। ठीक है, कृष्णधन एकत्वम है। चूंकि ये सूत्र क्या कह रहा है कि अवर्ण से पर यदि एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो यानी जो तीन वृद्धि हैं इनमें से कोई एक आदेश हो जाएगा। तो ड़ में क्या है, अ है, एकत्व में क्या है, ए है। चूंकि देखिए अवर्ण से परे अच होता है तो गुण भी होता है, और अवर्ण से परे यदि एच होगा तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो गुण का जो है, जो एरिया है वो लंबा है, ठीक है, वो 9 स्थानों पे करता है, और वृद्धि की जो एरिया है वो छोटी है, वो 4 ही वर्णों के स्थान, मतलब अवर्ण से यदि 4 ही वर्ण पर में होगा तो क्या होगा, वहां पे वृद्धि करता है। तो ये जो वृद्धि है ये गुण का अपवाद सूत्र है। कैसा है, गुण का अपवाद सूत्र है। 2 तरह के हैं सूत्र होते हैं, एक अपवाद सूत्र भी होते हैं, एक सामान्य सूत्र होते हैं। ठीक है, तो अपवाद उसे कहते हैं कि जहां पे विशेष विधान किया जाता है उसे अपवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों में सबको समान मतलब एक समान चीजें क्या की जा रही हैं, दी जा रही हैं, लेकिन इन 10 में से किन्हीं 2 व्यक्ति को कहा गया कि भाई इनको ये किसी विशेष चीज में आते हैं, इसलिए इनको क्या किया जाए, इनको विशेष प्रकार से इनको कुछ बढ़ा के दिया जाए। ठीक है, तो ये 10 लोगों में से क्या हो गए, विशेष हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका आदगुणा सूत्र है वो अ, ई, उरी कुछ भी 9 में से पर में हो तो क्या करता है, गुण कर देता है। लेकिन वृद्धि करता है कि भाई देखिए हम आपके सभी जगह टांग नहीं अड़ाएंगे, हमको ये वाला स्थान दे दीजिए, वहां पे अगर बात होगी तो वहां हम रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया है और उसमें से वृद्धि आया, कहा कि इस वाले एरिया में केवल हम रहेंगे। ठीक है, भले आप भी आएंगे लेकिन आपको हम काट के रहेंगे। ठीक है, वो विशेष दर्जा ले लिया। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर। तो चूंकि गुण का अपवाद सूत्र है कौन, वृद्धि रेचि। क्यों, क्योंकि जहां पे गुण होता है वहीं पे वृद्धि भी होती है, लेकिन वृद्धि कम जगहों के लिए, भाई ये थोड़ा सा शोषित वाला लड़का है कौन, ये वृद्धि, तो इसलिए इसको क्या, इसको विशेष छूट दिया जा रहा है कि भाई देखो जहां हम आएंगे और तुम भी आओगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, हम वहां पे चुप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुण की प्राप्ति है, ठीक है, लेकिन चूंकि गुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि रेचि, इसीलिए अ और ए के स्थान पे इन्हीं 3 किसी वृद्धि संज्ञक वर्णों में से कोई एक एकादेश होगा। तो अ का अब देखिए इन दोनों के स्थान पे इन तीनों में से होगा कौन, क्यों, क्योंकि भाई इन 2 के स्थान तीनों तो लाकर बैठाएंगे नहीं, क्योंकि बैठाएंगे तो जगह ये नहीं है, बैठाएंगे कहाँ। तो अ का स्थान देखिए, अ का स्थान क्या है, कंठ, ए का स्थान क्या है, ए तो कंठ तालु, मतलब दोनों है। तो अ का स्थान कंठ है, ए का स्थान कंठ तालु है, तो देखा जाएगा कि कंठ और तालु स्थान वाला इन तीनों में से कौन है। तो अभी आपको पीछे बताए जैसे यहाँ पे गुण में कि ए और ऐ की क्या होती है, कंठ और तालु दोनों स्थान होते हैं, तो उसी प्रकार से ऐ जो है कंठ तालु इसका भी स्थान होता है। तो ए अ का भी कंठ है और ए के दोनों का स्थान कंठ तालु है, और कंठ तालु से संबंधित यहाँ पे एक ही वर्ण है ए, तो इसलिए इन 2 वर्णों के स्थान पे कोई एक एकादेश होगा, तो वह कौन होगा, तो एक एकादेश आपका होगा क्या, ए।
ठीक है। ए होगा तो ड़ हो जाएगा हलंत, तो अ, ठीक है, प्लस ए इजकल टू ए, ठीक है। तो आपका चूंकि ए नहीं होगा आई होगा तो मिलकर क्या बन जाएगा किशड़ई कत्वम। इसी प्रकार से गंगाधन ओघ, ठीक है, गंगाधन ओघ, गंगा में आ, आगे एज प्रत्याहार पर में आई है, आ और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा औ आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अ का स्थान कंठ होगा, ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होगा, तो कंठ और ओष्ठ संबंधित कौन वर्ण है औ है, तो इसलिए गंग बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देवैश्वर्यम बन जाएगा, किशोरोत्कंठ्यम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वृद्धि संज्ञा करने वाला और वृद्धि विधान करने वाला जो सूत्र है आपका ये है, ठीक है। इसको आप देखेंगे। अब आते हैं पररूप संधि पे। किस पे? पररूप संधि पे। पररूप संधि किसे कहते हैं तो वो देखिए, अच संधि के अंतर्गत आने वाला पररूप कहता है, पररूप करने वाला जो सूत्र है आपका है एंगी पररूपम। क्या है? एंगी पररूपम। करा कि अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंग आदि में हो ऐसा धातु पर में हो तो पररूप होता है। क्या कहता है तो देखिए, प्र है धन एजते है, ठीक है, प्र है और एजते है। सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, तो देखिए प्र परा अपसम अनुअव क्या है, सब उपसर्ग है। तो प्र क्या है? एक उपसर्ग है। और अवर्णांत उपसर्ग ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, क्या हो? अ हो। तो प्र में अ है, प्र में अ है, ये है, तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया। एक शर्त इसकी मान ली गई। दूसरा शर्त कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि में हो ऐसा धातु पर में हो, तो एज कंपने धातु है, एजते बनता है, तो ये धातु से निष्पन्न जो आत्मनेपद का जो लट लकार है उसका रूप है, तो मतलब ये धातु है ही है। एंग आदि में हो तो एंग प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं? ए और ओ, ठीक है, ए और ओ। तो इस ए और ओ ये जो वर्ण है ऐसा वर्ण आदि में हो ऐसा धातु पर में होना चाहिए। किससे? इस अवर्णांत उपसर्ग से। तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया आपका प्र, और एंग आदि में है। क्यों? क्योंकि एंग आदि में, चूंकि एंग प्रत्याहार में ए आता है और ये धातु है और इस धातु के आदि में ए है, तो इसलिए अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि में है ऐसा धातु मिल गया। तो कहता है पररूप एकादेश होता है। क्या होता है? पररूप। तो पररूप एक एकादेश होगा, तो अ और ए के स्थान पे पररूप होता है। तो पररूप क्या होता है कि जो अ और ए है ये दोनों वर्ण पर के रूप के समान हो जाएंगे। पर में रूप क्या है? तो ये आदि है, ये मतलब ये पूर्व है, पर है, तो पर में आपका ए है। तो यानी जो अ है और ए है ये दोनों मिल करके पर के रूप के समान हो जाएंगे। तो पर का रूप कैसा है? ए, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के ए के समान हो जाएंगे, मतलब ये अकेला ए इसको कहने लगेंगे, ठीक है। तो मिलकर क्या हो जाएगा? प्रेजते। क्या हो जाएगा? प्रेजते। क्यों? क्योंकि पर रूप में होता है कि जैसा पर का रूप है उसी प्रकार से दोनों का रूप मिला करके यह हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजते आपका क्या होता है? बन जाता है, ठीक है। तो प्रेजते बन गया। इसी प्रकार उपधन औसती है। क्या है? उपधन औसती है। तो यहाँ उप क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है, एंग आदि में है ऐसा धातु है, ओस्त्रिदाहे धातु है ये। तो एंग आदि में ऐसा धातु पर में है ये है। तो प का अ और पर का ओ, चूंकि पररूप हो रहा है तो अ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, पररूप ओ हो जाएगा, तो उपोषती बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पररूप संधि होता है, ठीक है। एक होती है आपकी टी संज्ञा। टी संज्ञा भी जान लीजिए। टी संज्ञा उसकी होती है कि अचो के मध्य में जो अंतिम वच और वह आदि में है जिसके, ऐसे पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे और जहां पे टी संज्ञा होती है वहां भी पररूप संधि होता है। तो आपको उसका एक उदाहरण बता देते हैं। समझिए सकंधु है। क्या है? सकधन अंधु है। क्या है? सकधन अंधु। अचो के मध्य में जो अंतिम वच, तो स में अ है, ठीक है, और क में अ है, ठीक है। तो ये दो अचो के मध्य में अंतिम अच क्या है? ककारोत्तरवर्ती आकार। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच ये हुआ और वह आदि में है जिसके, यह जो
अ है ककारोत्तरवर्ती अकार, यह किसके आदि में है? यह खुद अपने आदि में, इसके आदि में कुछ नहीं। देखिए क व्यंजन है, अ स्वर है, दोनों मिलकर के क बनता है, यानी क अलग है अ अलग है। और ये जो अ है किसी के आदि में है? नहीं है, यह आदि में किसी के नहीं है। यदि इसके मान लीजिए इसके बाद यदि कितने भी वर्ण होंगे वह सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ के बाद च ट त कुछ और आया तो चूंकि च हलंत हो त हलंत हो, ठीक है, तो अचों के मध्य में अंतिम अच क्या हुआ यहाँ पे अ, और वह आदि में है किसके? इस पूरे, तो इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। जहां पे अ के बाद यदि कोई अच से हीन व्यंजन वर्ण होंगे तो पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अ के बाद कुछ है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो बातें खत्म। तो अचों के मध्य में अंतिम अच क्या है? ककारोत्तरवर्ती अकार, वह आदि में है किसके? अपने ही खुद आदि में है, तो उसी की टी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो टी संज्ञा होने के बाद एक नियम है कि या संज्ञा सा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं वो फलदायी होती हैं, ठीक है। तो इसका फल क्या है? तो एक वार्तिक है सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधवादी गण में पठित शब्दों के टी संज्ञक से परे यदि अच हो तो क्या होता है? पररूप होता है। तो टी संज्ञा किसकी हुई है? अकार की, आगे क्या है? अ है, तो दोनों को मिलाकर प्ररूप कर देंगे, यानी यहाँ अ और अ मिलाकर क्या हो जाएगा? पर के रूप के समान, मतलब ये दोनों मिलाकर के अ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या बन जाता है? सकंधु। सक क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, अ हो जाएगा, आगे धु हो जाएगा, सकंधु, ठीक है। तो टी संज्ञा किसकी होती है ये भी आप समझ गए, प्ररूप कैसे होता है ये भी समझ गए आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले संधि पे। अगला संधि है आपका दीर्घ संधि, ठीक है। अब दीर्घ संधि कैसे कहते हैं वो देख लीजिए। दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है वो आपका है अकः सवर्णे दीर्घक। कहता है कि अक से अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? अ ई उ री, ठीक है, और री। अक प्रत्याहार से परे यदि सवर्णी अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए अच प्रत्याहार में तो 9 आते हैं, ठीक है, और अक में केवल ये 5 वर्ण आते हैं। तो कह रहा है कि सवर्णी अच पर में होगा, ठीक है। इस मान लीजिए श्री, ठीक है, इस मान लीजिए विष्णुधन उदय है, क्या है? विष्णुधन उदय है, विष्णु, एक मिनट, विष्णुधन उदय, ये आपका विष्णु हुआ, आगे उदय हुआ। अब देखिए सवर्णी अच और अच में क्या अंतर है यहां स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अक से परे, तो ऋकारोत्तरवर्ती उकार जो है अक में आता है, बिल्कुल आता है। अब कह रहा है कि केवल इतना कहता है कि भाई अच प्रत्याहार पर में तो दीर्घ होता है, तो अच में तो उदय आता है, ये दीर्घ होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि सवर्णी अच में अच होना चाहिए, मतलब जो स्थान इसका होगा, ठीक है, यदि वही स्थान यदि सामने वाले वर्ण का भी होगा तो ही दीर्घ होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। इसे मान लीजिए यहाँ पे उ आ गया, ठीक है, और आगे यहाँ उदया की जगह मान लीजिए ई आ जाता, ठीक है, तो यहाँ भी तो अक से परे अच मिल रहा है, दीर्घ कर देना चाहिए। तो कह रहे नहीं, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि इस अक के बाद सवर्णी अच पर में होगा तभी दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। सवर्णी मतलब इन शॉर्ट ये समझिए सामान्य भाषा में, यदि अ के बाद अ होगा, ठीक है, तभी दीर्घ होगा, उ के बाद उ होगा तभी दीर्घ होगा, ई के बाद ई होगा तभी दीर्घ होगा। इसके अलावा और न कोई स्थिति होगी तो दीर्घ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है विष्णु में उ और आगे उदय का उ क्या है? अक है, आगे अच है, दोनों सवर्णी हैं, ठीक है, दोनों एक ही परिवार के हैं, ठीक है, भले अलग अलग रह रहे हैं। तो सवर्णी अच होने के चलते दोनों मिला क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो जब दीर्घ हो जाएगा तो दोनों के स्थान पे एक एकादेश होगा, तो उ हट जाएगा, और ये जो छोटा उ है, ठीक है, क्या है? छोटा उ है, तो छोटा उ के स्थान पर बड़ा उ कर देंगे, ये हटा देंगे, विष्णुदय बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा? विष्णुदय बन जाएगा। इसी प्रकार से होत्रिधन ऋकारः, होत्रिधन ऋकारः, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी री है, तो सवर्णी री है, ठीक है, क्या है? सवर्णी है। यहाँ री की जब री होता तो मतलब मान लीजिए च होते, अ होता चाहे ई होता,
तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सवर्णी अच नहीं है। तो इसलिए अक से यदि सवर्णी अच होगा तभी होगा। जब दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? होत्रीकारः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होत्रीकारः। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ होता है। और दीर्घ करने वाला जो मेन सूत्र है आपका अक सवर्णे दीर्घ, जो कहता है कि अक से यदि सवर्णी अच पर में होगा तो दीर्घ होता है। कैसे होता है इसको आप लोग देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। आगे है आपका एक पूर्व रूप संधि। क्या है? पूर्व रूप संधि। जिस प्रकार से पर रूप होता है उसी प्रकार से पूर्व रूप भी होता है। तो वो कैसे होता है तो देख लीजिए। पूर्व रूप करने वाला जो सूत्र है वह है आपका एंगः पदान्तादति। क्या है? एंगः पदान्तादति। यह सूत्र कहता है कि पदांत एंग से परे, पदांत एंग से परे यदि ह्रस्वाकार है तो पूर्व रूप होता है। ठीक है, तो देखिए हरे धन अव है। क्या है? हरे धन अव है। सुप और तिंग जिसमें होता है भाई वो पदांत होता है। तो ये हरे, देखिए कैसे होता है वो आप लोग अच्छे से बात का विषय वो बस ये जानिए कि हरे पद है। क्या है? हरे पद है। और पद के अंत में एंग हो तो पद के अंत में जो र में ए है वो एंग प्रत्याहार में आता है। बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि ए और ओ जो है एंग प्रत्याहार में आते हैं। तो हरे में ए है और आगे पदांत एंग मिल गया। उसके बाद दूसरी शर्त है, कहता है कि ह्रस्व आकार पर में हो। तो ह्रस्व आकार अव का अ है। तो इसलिए जब पदांत एंग भी मिल गया, ह्रस्व आकार भी मिल गया, तो क्या होना चाहिए? पूर्व रूप होता है। तो पूर्व रूप एकादेश होता है। तो रे में ए और आगे अव का अ, ये दोनों मिल करके जिस प्रकार से पर के रूप में, जैसे मान लीजिए प्रजते में अ और ए मिला करके एक ये थे ना, तो यहाँ भी ए और अ मिला करके क्या करेंगे? ए ही करेंगे। क्या करेंगे? ए करेंगे। तो जब ये दोनों, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व का रूप है उसी प्रकार से ए भी रूप हो जाएगा। मतलब दोनों मिला करके ए हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों मिला करके ए हो जाएंगे तो हरे व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरे व। चूंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जब ए में दोबारा ए आ गया तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। भाई हुआ है। उसी के पहचान के लिए बीच में एक हम खंडाकार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीच में खंडाकार लगा देते हैं, जो ये पहचान है बता देता है कि यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, ये पहचान के लिए है। उसी प्रकार से विष्णोधन अव। ठीक है, विष्णोधन अव पदांत एंग है आपका ओ, आगे ह्रस्व आकार परे में है अव का अ, दोनों को मिलाकर के पूर्व रूप हो जाता है। जब पूर्व रूप हो जाएगा तो पूर्व के रूप की तरह हो जाएगा। जब पूर्व के रूप की तरह हो जाएगा तो यहाँ खंडाकार लगा करके विष्णो इस तरह क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूर्व रूप संधि है। और ये पूर्व रूप संधि को पहचानने का एक पहचान है जो खंडाकार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूर्व रूप संधि हुआ। आगे एक संधि और देख लेते हैं, प्रकृति भाव, जो एक अलग प्रकार की संधि भी है लेकिन अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही माना जाता है। तो वो देख लीजिए। तो प्रकृति भाव में होता है कि प्रकृति में कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसी प्रकृति रहती है वहां पे कोई भी प्रकार के संधि कार्य नहीं होते हैं। एज इट इज मान लीजिए। एक सूत्र है जैसे सर्वत्र विभाषा गो, यह कहता है कि लोक में या वेद में कहीं भी जैसा भी सब कहीं भी शब्द है, यदि पदांत एंग से परे यदि ओ अ आकार है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो विकल्प से प्रतिभाव, विकल्प मतलब होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो गोधन अग्रम है। क्या है? गोधन अग्रम है। तो गोधन अग्रम है तो गो में ओ है, एंगंत हो गया, आगे अ है, तो यहाँ पे प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव होने से मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गो अग्रम जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से गो अग्रम यहाँ पे लिखा जाएगा, कुछ भी यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, अजब चूंकि विकल्प से करता है, यदि जब गो धन अग्रम में प्रकृति भाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंगः पदान्तादति से पूर्व रूप होकर के गोधन अग्रम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस उदाहरण से भी आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि जब प्रकृति भाव हो रहा है तो गो अग्रम जैसा हम संधि विच्छेद कर रहे हैं ऐसा ही एज इट इज रह जा रहा है। और जब हम प्रकृति भाव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पूर्व रूप होकर के गो अग्रम बन जा रहा है, गोग्रम बन जा रहा है। तो प्रकृति भाव मतलब संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृति जैसी रहती है वैसे ही रह गई, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव और भी कहाँ होता है तो देखिए, कहता है कि प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम।
प्लूत और प्रगृह्य संज्ञक वर्णों से यदि अच प्रत्याहार से संबंधित वर्ण पर में होता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है, मतलब उसका प्रकृति भाव होता है। तो मतलब प्लूत और प्रगृह्य संज्ञक से परे यदि अच होगा तो वहां पे प्रकृति भाव हो जाता है। तो अब देखिए कि जहां जहां प्रगृह्य संज्ञक वर्ण आएंगे और उसके बाद यदि अच होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे हरिधन एतौ है, ठीक है, हरिधन एतौ है, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ह्रस्व दीर्घ इकार दीर्घ उकार और ए कि ये इनकी और द्विवचन हो, द्विवचन से संबंधित ह्रस्व दीर्घ इकार दीर्घ उकार और एकार हो तो उसकी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो हरि का रूप चलता है हरि ही, ठीक है, और हरि, तो हरि क्या है, द्विवचन का रूप है, तो इसलिए द्विवचन हुआ। और जो यहाँ री में ई है, ये दीर्घ इकार है, तो ये दीर्घ इकार है तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो प्रगृह्य संज्ञक से परे क्या कह रहा है, ये अच पर में हो, तो अच में ए है तो इसकी क्या हो जाएगी, इससे प्रगृह्य संज्ञा और इससे इसका प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव जब हो जाएगा तो इसका मतलब इसके स्थान पे कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, हरि एतौ एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विष्णु इमौ है और गंगे अमु है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अच संधि के अंतर्गत जो मतलब प्रायः जो भी जिस अच संधि के अंतर्गत आते हैं सबको उसके सामान्य जानकारी जो होते हैं उस संधि क्या होती है उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो यदि इन संधियों से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको अच्छे से बताया जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।